गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ दैट डेस्टिनी इज अ नेम ऑफन गिवन इन रेट्रोस्पेक्ट टू चॉइस दैट हैड ड्रामेटिक कॉन्सिक्वेंसेस। इसी थॉट के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर बाय द स्टडी टेक में। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जो कि बेहद आएगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द डे दैट इंडिया एंड जापान रिन्यू bilateral swap arrangements of $75 billion। ओके, दिस इज द आर्टिकल ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड की आर्टिकल है। और रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया और जापान ने बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट को रिन्यू किया है। कहां तक? $75 बिलियन तक। इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बता देता हूं। दिस इज द स्टेटमेंट विच हैज बीन गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह स्टेटमेंट जारी किया गया है। ओके, इन्होंने अपना बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट को क्या किया है? एक्सटेंड किया है, रिन्यू किया है टू $75 बिलियन। ठीक है, $75 बिलियन तक इन्होंने अपना एक्सटेंड किया है। ओके, द बैंक ऑफ जापान एक्टिंग एज एजेंट फॉर द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जापान। ठीक है, बैंक जो है जापान के जो बैंक्स है वो क्या एक्ट करते हैं? एज अ एजेंट की तरह वो एक्ट करते हैं। एंड आरबीआई साइंड द अमेंडमेंट्स एंड रीस्टेटमेंट एग्रीमेंट ऑफ बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट। ठीक है, आरबीआई ने क्या किया? साइन किया एक अमेंडमेंट और रीस्टेटमेंट अरेंजमेंट साइन किया किसके साथ? बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट में। ओके, जापान एंड इंडिया बिलीव दैट द BSA bilateral swap agreement which aims to strengthen and complement other financial safety nets। ठीक है, this will complement and this will strengthen the other financial safety nets and will further deepen financial cooperation between the countries। ठीक है, और फाइनेंशियल कॉपरेशन में भी बहुत ज्यादा हमें ये क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। इन ग्लोबली फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड कराएंगे। नाउ व्हाट डज BSA बिटवीन इंडिया एंड जापान मीन्स? क्या मतलब है ये BSA का इंडिया और जापान के लिए? ओके, इसका मकसद है ये, इसका मतलब क्या है कि दैट जापान और इंडिया कैन बोरो मनी फ्रॉम ईच अदर इन आइदर इन देयर करेंसी और इंडियन रुपीज, जापानी येन, US डॉलर। ठीक है, क्या होगा कि जब इंडिया को अगर मनी की जरूरत पड़ेगी, इंडिया को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या कर सकते हैं? जापान से ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। और अगर जापान को जब जरूरत पड़ेगी एज पर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उनके नीड के हिसाब से, तो वो क्या कर सकते हैं? इंडिया से मनी को बोरो कर सकते हैं, इंडिया से ले सकते हैं मनी को इन द फॉर्म ऑफ इंडियन रुपीज, जापानी येन एंड US डॉलर्स। दिस कैन बी फर्दर एक्सप्लेन्ड एज मेंशन बिलो। व्हेन इंडिया वांट्स टू बोरो मनी फ्रॉम जापान इट कैन बोरो इन US डॉलर और जापानी येन। ठीक है, अप टू द लिमिट ऑफ $75 बिलियन। ठीक है, जब इंडिया को जरूरत पड़ेगी मनी की, अब जापान से वो बोरो कर सकता है। US डॉलर में होगा और जापानी येन में ये मनी होंगे। इसकी लिमिट रखी गई है $75 बिलियन तक की लिमिट रखी गई है। और जब जापान को ऐसी जरूरत पड़ेगी तो इंडिया क्या करेगा? मदद करेगा इन US डॉलर और इंडियन रुपीज में। ठीक है, लिमिट सेम है $75 बिलियन। ओके, सो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है एक्चुअली बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट क्या है। इसको अभी एक्चुअली रिन्यू किया गया है बिटवीन इंडिया एंड जापान और ये 75 बिलियन तक इसको एक्सटेंड किया गया है, $75 बिलियन तक। ओके, सो मनी की नीड को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट चाइनाज न्यू जनरेशन रॉकेट लॉन्चेस 22 सैटेलाइट इन स्पेस। ठीक है, चाइना को जो न्यू जनरेशन रॉकेट है उसने लॉन्च किया लगभग 22 सैटेलाइट को स्पेस में। दिस इज द आर्टिकल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। जो सैटेलाइट्स जो यूज किए जा रहे हैं, दिस विल बी मेनली यूज फॉर कमर्शियल रिमोट सेंसिंग। ठीक है, रिमोट सेंसिंग सर्विसिंग के लिए यूज किया जाएगा, मैराइन इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाएगा, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड डिजास्टर मिटिगेशन। ठीक है, सो दीज ऑल आर द थिंग्स वेयर द यूज ऑफ द सैटेलाइट्स विल बी डन। ठीक है, कुछ इस टाइप की चीजें में सैटेलाइट्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। कमर्शियल रिमोट सेंसिंग किया जाएगा उसके तहत। ठीक है, मैराइन इन्वायरमेंट को मॉनिटरिंग किया जाएगा, फॉरेस्ट में फायर को जो भी फॉरेस्ट में आग लगती है तो उसको रिगार्डिंग उसकी प्रिवेंशन करेगा, डिजास्टर में मिटिगेशन लाने की कोशिश करेगा, डिजास्टर में रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा। ओके, The mission marked the 409th flight of the Long March Carrier rocket। ठीक है, ये किसका है? लगभग ये किसका मार्क कर रहा है? 409th फ्लाइट को मार्क कर रहा है एज अ लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट के तौर पे। ठीक है, बताया जा रहा है कि जो लॉन्ग मार्च 8 है यूज फॉर संडे लॉन्च इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मीडियम लिफ्ट कैरियर रॉकेट। ठीक है, ये किसका मॉडिफाइड वर्जन है? ये मीडियम लिफ्ट कैरियर रॉकेट का मॉडिफाइड वर्जन है जिसका नाम रखा गया लॉन्ग मार्च 8। ओके, और ये कितना? लगभग 48 मीटर लॉन्ग है
एंड 198 टन का इसकी लगभग वेट बताई जा रही है। ओके, इट यूजेस नॉन टॉक्सिक एंड पॉल्यूशन फ्री प्रोपेलेंट। ठीक है, इसमें क्या यूज होता है, नॉन टॉक्सिक और पॉल्यूशन फ्री प्रोपेलेंट का यूज किया जाता है। ओके, कंपेयर्ड विथ ओरिजिनल मॉडल से अगर हम इसको कंपेयर किया जाए तो जो मॉडिफाइड जो मॉडल है उसमें क्या है, साइड बूस्टर नहीं है। ओके, बट इसके अंदर बहुत हैवी कैपेसिटी है कि ये क्या कर सकता है, इस सैटेलाइट से मल्टीपल सैटेलाइट्स को लॉन्च करके ले जा सकता है इन द डिफरेंट ऑर्बिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट्स होगी उसके हिसाब से मल्टीपल सैटेलाइट्स को लेकर ये लॉन्च हो सकता है। ओके, सो दिस इज अगेन न्यू, ये मॉडिफाइड मॉडल में ये बहुत ही यूनिक ये डिस्कवरी की गई है। क्यों कि इसके अंदर क्या है, साइड बूस्टर नहीं है, लेकिन मल्टीपल सैटेलाइट्स को क्या कर सकता है, ये ले जा सकता है एज पर अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल नीड के हिसाब से ये पुट कर सकता है। ओके, लॉन्ग मार्च 8 क्या है, न्यू जनरेशन चाइना कैरियर रॉकेट है। ये चाइना का कैरियर रॉकेट है, नया जनरेशन का लॉन्ग मार्च 8। याद रखना है आपको, ये अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। द रॉकेट फिल अ गैप इन चाइना लॉन्च कैपेबिलिटी टू सन synchronous ऑर्बिट एंड मीट द नीड्स ऑफ मोर देन 80% ऑफ लॉन्च मिशन फॉर मीडियम्स एंड लो ऑर्बिट स्पेस। ठीक है, एक्चुअली ये किसके द्वारा बनाया गया है, बिल्ड किया गया है, आपसे पूछा जा सकता है कि लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, बिल्ड किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, चाइना एकेडमी के द्वारा लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बिल्ड किया गया है, जिसकी मेन मकसद इसका क्या है कि इसके अंदर जो भी इसकी जो रिक्वायरमेंट्स जो भी नीड्स है, लगभग 80% को ये जो भी लॉन्चिंग का जो मिशन होता है कि सक्सेसफुली हो जाए, तो 80% लगभग मिशन को क्या करेगा, ये सक्सेसफुली करेगा फॉर द मीडियम एंड लो ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट। ओके, सो दिस इज, अगर ये एक बार कंप्लीट हो गया, वंस कंप्लीटेड, इट इज एक्सपेक्टेड टू शॉर्टन द लॉन्च इंटरवल ऑफ द लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट टू द 7 days। ठीक है, ये इंटरवल्स टाइम को भी कम करेगा। ओके, China unveils an ambitious plan for its burgeoning space industries this year, which includes over 50 space launches। ठीक है, बताया जा रहा है कि इस साल लगभग वो कितना 50 स्पेस लॉन्च करेंगे इन 2022। ठीक है, 50 स्पेस चाइना कितना लॉन्च करने वाला है, 50 स्पेस, और लगभग 140 स्पेस क्राफ्ट वो स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। यू शुड नो दैट चाइनाज आज के डेट में जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये सारी चीजें चल रही है, उसी के बीच में चाइना का डेवलपमेंट भी, चाइना की टेक्नोलॉजी भी आगे निकलकर सामने आ रही है। और चाइना ने एक नया जनरेशन का रॉकेट को लॉन्च किया, जिसने रिसेंटली अभी 22 सैटेलाइट को लेकर स्पेस में उड़ान धरी। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट दिस इज द आर्टिकल ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स की मैंने आर्टिकल लिए। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट प्लेन जिसको रिसेंटली डिस्ट्रॉय किया गया, किसके द्वारा, रशियन स्ट्राइक्स के द्वारा, ये यूक्रेन में ये डिस्ट्रॉय किया गया। इसका नाम लिख लीजिएगा, एंटोनोव 225 कार्गो प्लेन। ठीक है, एंटोनोव 225 कार्गो प्लेन जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट प्लेन बताई जा रही है। ठीक है, लिख लीजिए, कुछ इस टाइप की ये दिखती है। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये दिखती है, बहुत ही लंबी ये प्लेन है और ये कार्गो प्लेन है। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिएगा, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ये प्लेन है, एंटोनोव 225 कार्गो प्लेन। इसको डिस्ट्रॉय किया गया रशियन स्ट्राइक के द्वारा। ठीक है, हम आपको पता है कि अभी मॉस्को का बहुत ही एग्रेसिवनेस बिहेवियर दिखा है, कहां पर, यूक्रेन में, यूक्रेन की कैपिटल कीव में। ठीक है, और ये चौथा दिन था जो लगातार इस टाइप की बम्बार्डमेंट्स और सेलिंग्स चल रही है। ओके, और यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई है, लाखों लोगों की जान अभी खतरे में है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग इंडियंस की एक इंडियन की वहां पर डेथ हो गई है। ओके, उनका नाम नवीन है, और कुछ इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट, तो इंडियन की सेफ्टी भी वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगी। ठीक है, और वहां पर जो बंकर्स है वहां पर इंडियंस को शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की सुरक्षा दे सके। ओके, सो रशियन इन्वेडर्स डिस्ट्रॉय द फ्लैगशिप ऑफ यूक्रेनियन एविएशन एंड AN-225 एट द एंटोनोव एयरपोर्ट। ठीक है, ये कहां पर इसको डिस्ट्रॉय किया गया, एंटोनोव एयरपोर्ट में इसको डिस्ट्रॉय किया गया इन द गॉडस्टेमल नियर कीव, द ग्रुप सेड इन द स्टेटमेंट। ठीक है, एक ग्रुप के द्वारा बताया गया कि एंटोनोव एयरपोर्ट पे जो कि कीव के पास में ही है, वहां पर इसको डिस्ट्रॉय किया गया, किसके द्वारा, रशिया के द्वारा। ओके, द एयरक्राफ्ट वाज यूनिक टू द वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा ये यूनिक थी, एज 84 मीटर लॉन्ग, लगभग 276 फीट लंबा, एंड इट कैन ट्रांसपोर्ट अप टू 250 टन। ठीक है, मतलब कि लगभग
5,51,000 पाउंड तक को ये ले जा सकता है एट द स्पीड अप टू 800 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 500 मीटर पर आवर की 528 मीटर पर आवर की ये स्पीड में चल सकता था। इतना बड़ा हैवी कार्गो एयरप्लेन को अभी रशिया के द्वारा रिसेंटली डिस्ट्रॉय किया गया इन दिस इन्वेजन, ठीक है, इन दिस डिस्प्यूट। ओके, सो डे पर डे इंक्रीज जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो लड़ाई की जो बैटल्स है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस में मूड तब्दील होता जा रहा है, ठीक है, और टेक्नोलॉजीज का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, बम्बार्डमेंट्स हो रहे हैं, सेलिंग्स हो रही हैं, ठीक है। जो मिलिट्री जो ये वॉर मिलिट्री तक सीमित था, अब वो मिलिट्री तक ना होकर ये अब सिविलियंस तक आ गया है, ठीक है। सिविलियंस जहां रह रहे हैं वहां पर जो वहां के रेसिडेंट्स है वहां पर भी बम्बार्डमेंट्स हुए जा रहे हैं, लगातार बम्बार्डमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। सो ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये कब तक चलेगा ये तो क्लियर कोई भी नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं हो जाए, ठीक है, कि क्या हो सकता है आगे इन फ्यूचर वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। सो एज पर द न्यूज जैसा आएगा हम उसको उस टाइप से डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कब तक चलेगा किसी को नहीं पता है, ठीक है। जब तक यूक्रेन सरेंडर नहीं कर देगा, मे बी जब तक वहां के लोग सरेंडर नहीं कर देंगे तब तक ये मे बी चलता रहे। ओके, सो दैट्स इस आर्टिकल में अभी के लिए इतना ही था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। ये किस यूनियन मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है, नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव, ठीक है। ऑप्शन ये आपके सामने है, ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई का फुल फॉर्म पता है ना आप सबको, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड सी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो दीज आर द ऑप्शन। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा इसको ये किसका इनिशिएटिव है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का इनिशिएटिव है, क्योंकि ये क्या मना रहे हैं, एक आइकॉनिक वीक मना रहे हैं फ्रॉम 28 ऑफ Feb 2022 टू 6 ऑफ मार्च 2022 अंडर आजादी का अमृत महोत्सव। अंडर आजादी का अमृत महोत्सव के अंदर एक आइकॉनिक वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फ्रॉम 28 ऑफ Feb 2022 टू 6 ऑफ मार्च 2022। Micro, small and medium enterprises will launch phase 2 of its national level awareness program संभव, ठीक है। संभव का फेज सेकंड लॉन्च किया जाएगा। फेज फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। दो विच मोर देन 1 लाख स्टूडेंट फ्रॉम 1300 कॉलेज अक्रॉस द कंट्री विल बी मोटिवेटेड टू टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाएगा 1300 कॉलेजेस में, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री टू बी मोटिवेटेड टू टेक एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप वो ले उसके लिए मोटिवेट किया जाएगा। ओके, फेज 1 इसका आपको मैंने बता दिया, इस स्कीम का फेज 1 2021 में लॉन्च किया गया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दैट नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव इज इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, which aims more than 1 lakh स्टूडेंट फ्रॉम 1300 कॉलेजेस, 1300 कॉलेजेस में 1 लाख स्टूडेंट को फोकस करेगा कि वो उनको मोटिवेट किया जाए टुवर्ड्स द कंट्री टू टेक एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट माधवी पुरी बुच हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। किस रेगुलेटरी बॉडी के ये पहली वुमेन चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए सेबी, B NABARD, C PFRDA, and D IRDAI. Okay, so these are the options. I'm going to give the answer. A will be the answer of this question. Security and Exchange Board of India, SEBI, Security and Exchange Board of India की पहली वुमेन जो कि अपॉइंट की गई है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, इनको माधवी पुरी बुच को अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरपर्सन ऑफ मार्केट रेगुलेटर। मार्केट, ये क्या है, सेबी क्या है, एक मार्केट रेगुलेटर है, ठीक है, एक रेगुलेटरी बॉडी है ये सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सी इज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी, ठीक है, पहली वुमेन चेयरपर्सन है, आप लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। माधवी पुरी बुच
शी इज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। एंड इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? इन्होंने अजय त्यागी जी को रिप्लेस किया है, जो कि 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके थे एंड वाज अपॉइंटेड एज ए सेबी चेयरपर्सन इन 2017। ठीक है, 2017 में इनको अपॉइंट किया गया था एज अ सेबी के चेयरपर्सन के तौर पर, जो कि अभी रिसेंटली इनके द्वारा मिस माधवी पुरी भोज के द्वारा रिप्लेस किया गया इनको। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दिस टाइप ऑफ थिंग्स। माधवी पुरी भोज हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड as the first women chairperson of which regulatory body? So SEBI will be the answer of this question, Security and Exchange Board of India. Okay, so that's it for today's video analysis. अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।